नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अभी डीएफएस में नए सेक्रेटरी ज्वाइन ने किया। डीएफएस के नए सेक्रेटरी श्री एम नागराजू ने श्री डॉक्टर विवेक जोशी से चार्ज लिया। हमें बहुत आशाएं हैं कि नए डीएफएस सेक्रेटरी बैंकर्स और बैंक रिटायरीज के हित में कुछ अच्छा काम करेंगे। फ्रेंड्स, बैंकर्स की हमारे लगभग 8.5 लाख बैंकर्स और लगभग इतने ही हमारे पेंशनर्स, लगभग 7 लाख पेंशनर्स के बिहाफ पे हम सभी लोग श्री नागराजू का स्वागत करते हैं डीएफएस में, और ये उम्मीद रखते हैं कि बैंकर्स की जो भी पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने में वो मदद करेंगे। बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो बैंक एम्प्लॉइज का जो डिमांड 5 डे बैंकिंग का है, जिसके बारे में आईबीए ने अपना प्रपोजल रिकमेंड करके डीएफएस को भेजा है, जो अभी भी वहां पे पेंडिंग है। अब 8 मार्च की बात करें, जब 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ, उस समय भी ये क्लास था वीकली ऑफ का, और ये लिखा गया कि गवर्नमेंट इसको अप्रूव करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई समाचार अथवा न्यूज़ न डीएफएस के, न सरकार की तरफ से, न आईबीए की तरफ से, और न हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन की तरफ से, सारे के सारे शांत हैं। अभी कुछ दिनों पहले एआईबीए का कोई कॉन्फ्रेंस, यूथ कॉन्फ्रेंस चल रहा था। सारे यूथ लोगों का भाषण भी आ रहा था और सारे यूथ इकट्ठा भी हुए थे, लेकिन किसी ने ये नहीं रोशनी डाला कि क्या 5 डे बैंकिंग के लिए एआईबीए क्या कर रही है या क्या करेगी। हमारे कुछ साथी ये भी कमेंट करते हैं कि 5 डे बैंकिंग की जरूरत क्या है, लेकिन बैंकर्स के हित में, बैंकर्स के वर्क लाइफ बैलेंस के लिए 5 डे बैंकिंग जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग के मोड इतने डेवलप हो चुके हैं कि वो किसी भी जरिए किया जा सकता है। एक दिन सैटरडे की छुट्टी होने से कोई ऐसी आफत आने वाली नहीं है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है नए डीएफएस सेक्रेटरी से कि ये इसको तुरंत से तुरंत लागू करें। फिर बात आती है हमारे रिटायरी साथियों के लिए, जिनके कई मुद्दे पेंडिंग हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कोई सुनने वाला नहीं है, बढ़ता हुआ प्रीमियम चला आ रहा है, और हमारे जितने भी डीए मर्जर के बारे में कि 8088 पॉइंट मर्जर हो जाए, ताकि नवंबर 22 की तरह या 12th बाइपार्टाइट के अंतर्गत जो डीए फॉर्मूला है वो सबके लिए लागू हो। 1960 से इंडेक्स हटा के 2016 इंडेक्सिंग के आधार से कैलकुलेट किया जाए। ये सब बातें हैं जो आराम से किया जा सकता है, लेकिन आईबीए की लापरवाही, यूओपी के लेथार्जिक होने की वजह से ये सारे काम पेंडिंग रहते हैं, और रेजिडुअल इश्यूज अगले बाइपार्टाइट के लिए पेंडिंग रहता है। इस बारे में हमारे फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट की तरफ से श्री जीएन शुक्ला जी ने भी एक मैसेज शेयर किया। श्री नागराजू एम, सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज, एमओए ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, वेलकम्स टू डीएफएस। We, on behalf of more than 7.8 lakhs bank pensioners across the country, extend our hearty congratulations and the best wishes to you on your new assignment as Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance. Pensioners belonging to public sector banks are in struggle for the implementation of the pension revision, which has been put on hold, envisaged in the Pension Regulations 1995, which has been put on hold after the 5th pay revision agreement in 1989 with effect from 1st November 1987. The lame excuse made is that there is no pension updation provision in BEPR 1995, although it is in clause 35(1) as follows.
Basic pension and additional pension whenever applicable shall be updated as per formula given in Appendix 1. The above is a 2003 amended version free of the timing contained in this section. By the time the pension settlement was reached on 29th October 93, the 5th pay revision settlement had been signed and implemented with effect from 1st November 87. Since the pension came into the effect from 1st January 1986, the pension for the period January 86 and 31st October 87 was updated under the then section 35(1) as follows. In respect of employees who retired between the first day of January 86 but before 31st October 87, basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated as per formulas given in Appendix 1. The excuse that there is no updation provision in BAPR 1995 is completely wrong and misleading in refusing to implement the revision and depriving pensioners of their pension updation rights. In MC Singla case pending in Honorable Supreme Court, as a respondent, IBA has said in the affidavit that there is no updation provision in the pension regulations. If the purpose of clause 35(1) is not pension updation, then why has it been retained in the pension regulations? By not mentioning this clause in their affidavit in the Supreme Court, IBA has tried to take unfair advantage by hiding, suppressing this factual information and misleading the Honorable Supreme Court. Government of India, Ministry of Finance and the Department of Financial Services are also respondents in the above case. IBA said false affidavit will tarnish the image of Government of India, Ministry of Finance, DFS before Supreme Court of India. There is still a chance to correct the blunder that IBA committed. Direct the IBA to withdraw the said affidavit unpressed from the Honorable Supreme Court so that the lies written by the IBA can be avoided to be exposed. Further, please ask banks IBA to update the pension on RBI line as agreed in the joint note on residual issues dated 8 March 24. IBA is going to hold talks with the parties to the joint note on this subject on 26 August 24. We are confident that you will take appropriate action on this and restore the implementation of the pension revision. श्री जी एन शुक्ला जी. फ्रेंड्स, किसी भी डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी उसके हेड पे भी डिपेंड करता है. वी होप कि श्री नागराजू के अंडर लीडरशिप में, उनके लीडरशिप में डीएफएस वो काम करेगी जो पहले पूर्वजों में नहीं किया. पेंशन रिवीजन एक ऐसा मसला है कि अगर डीएफएस के सेक्रेटरी के रोल से ये पूरा होता है तो समझिए इट इज विल बी द हिस्टोरिकल डिसीजन. सुप्रीम कोर्ट के एमसी सिंगला केस शायद 21 या 22 में सुनवाई होने की संभावना है. आज 21 है. हम उम्मीद करते हैं कि नए डीएफएस सेक्रेटरी श्री नागराजू एम जरूर बैंक पेंशनर्स की, बैंकर्स की जो मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करने में अपना वाइटल रोल, अपना सहयोग जरूर प्रदान करेंगे. हम उनके आभारी होंगे और एक बार फिर उनका वेलकम और अभिनंदन. थैंक यू फ्रेंड्स. नमस्ते.